जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सन 1945 हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा था वो दिन आज भी हर किसी के जुबां पे याद होगा। वो आज हिस्ट्री बन गई है। हिरोशिमा और नागासाकी के दिल दहलाने वाला बम पूरी तरह से जापान को तबाह कर दिया था। करीब करीब तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे और दशकों तक वहाँ पर अपंग बच्चे पैदा हो रहे थे। इसका इतना असर रहा था, लेकिन जापानीज ने कभी परेशान नहीं हुआ, मुड़ा नहीं, झुका नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश किया। हर दिन मेहनत को डबल कर दिया और चीज़ें इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किए, अपनी शक्ति से ज़्यादा काम करना। और वो दिन पे दिन ऐसे मेहनत करते करते आज वो सब कुछ प्रूफ कर दिया है कि जापानीज लोग कैसे दुनिया में आगे बढ़ते हैं और आज दुनिया के टॉप शीर्ष देशों में से एक आता है। और बस उतना ही नहीं, उनके कारनामे, उनके काम हर कोई को सराहनीय लगता है। हर फील्ड में आगे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी में हो, चाहे वो रिस्पेक्ट की बात करें, चाहे वो क्लिनिक की बात करें, हर फील्ड में आगे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनकी उम्र लंबी है और वो मुस्कुरा के जीते हैं। बहुत कम देशों में देखा गया है कि 60-70 से अधिक साल उम्र के लोग जी पाते हैं, लेकिन जापानीज लोग ने तो रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, 100 ईयर्स का रिकॉर्ड बनाते हैं, ऐसे ही जीते हैं, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। आज इसी कारण है कि हम आज आपके सामने ये लर्निंग सीरीज लाए हैं, जिसमें हमें सीखने को मिलेगा जापानीज का वो गुण, जापानीज का वो टेक्निक जो वो हैबिट है, जो खास करके जो चेंज लाया है, हमें वो कैसे चेंज लाना चाहिए और जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए। हम सभी जानते हैं एक बुरे हैबिट से सिर्फ और सिर्फ हमारा ही विनाश नहीं होता, हमारे आसपास के लोग, हमारे घर परिवार के लोग सारे बर्बाद हो जाते हैं। तो क्यों ना कुछ हैबिट को चेंज किया जाए जो जापानीज अपनाते हैं। उनमें सबसे बड़ी खासियत है, उनको सबसे ज़्यादा जो भारतीयों में भी कल्चर्स है देखा जाता है, वो सबसे ज़्यादा लोगों को झुक करके प्रणाम करते हैं, जिसको ओजिकी टेक्निक कहते हैं। तो जापानीज लैंग्वेज है ओजिकी, मीन्स झुक करके नमस्ते करते हैं। चाहे आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, चाहे किसी भी जापानीज लोगों से मिलिए या किसी भी पब्लिक प्लेस पे, वो हमेशा ओजिकी करते हैं, नमस्ते करते हैं, सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। चाहे किसी भी लोग का हो, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपने कल्चर, धर्म और संस्कृति नहीं भूलते। हम भारतीयों में उनसे ज़्यादा गुण था, उनसे ज़्यादा चीज़ें टेक्निक थी। हम लोग तो दंडवत प्रणाम करते थे, पूरी तरह से लेट के प्रणाम करते थे, झुक के प्रणाम करते थे, इबादत करते थे, नमस्ते सलाम सब कुछ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वो प्रथाएँ धूमिल सी हो रही है। हम प्रणाम करना भी भूल गए, नमस्ते करना भी भूल गए, हमारे कल्चर में पैर छू के प्रणाम किया तो सारे कल्चर्स भूल गए, धूमिल सी हो जा रही है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति से भटक रहे हैं और इसी वजह से हम उनसे पीछे होते चले जा रहे हैं। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो कहते हैं ना, खाने से पहले इबादत करना। हर जगह है, हम भी कल्चर्स में सिखाया जाता है, पुराने कल्चर्स में जब भी देखा जाता तो ये सारे इबादत करते थे। उसको इतादा मासू कहते हैं, इतादा सी मासू मीन्स अपने जो भी भोजन सामग्री मिला उस अपने छाती पे हाथ रख करके उसकी इबादत करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उन सारे लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस फूड को तैयार किया है। जितने बर्तन, किचन, जितने सारे लोग शामिल हैं, जितने हर चीज़ उपलब्ध दी है, वो सब के लिए धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। हमारे कल्चर में भी ये सारी चीज़ें हैं, हमें भी सिखाया जाता है। अभी भी कहीं कहीं जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति है, अभी भी जब भी खाना लेते हैं तो हमें वो साधुवाद, प्रार्थना किए जाते हैं। और ये अच्छी आदत है, हमें करना चाहिए। हमें हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है। आज इसीलिए हम पीछे हो जाते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें कल्चर्स को ध्यान में ना रख करके, जिस तरह से बुफे सिस्टम में खाने की परंपरा सीख लिए, ऐसे तैसे खाना, जिसी तरह से खाना कब मिला, कैसे डाल लिए, किसी तरह से कुछ भी कर ले रहे हैं। इसलिए आज हम बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। दिन पर दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम खाने का तरीका भूल गए हैं। खाना तो छोड़ो, खाना तो क्या क्या खाते हैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, तरीका, मैनिफेस्टेशन, धन्यवाद, साधुवाद, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें तैयार करके दिया, एक बार धन्यवाद भी करना सीखिए। इससे हमारे जीवन में चहुमुखी विकास होता है, हमारे संस्कृति में विकास होता है, हम निरोग रहते हैं।
उनकी सबसे अच्छी टेक्निक्स और भी मुझे लगे है, जिसको गोमे नसाई कहते हैं। गोमे नसाई का मतलब एपोलॉजी, सॉरी मानना, गलती हो जाती है तो सॉरी कहना। और ये बहुत अच्छी आदत है, चाहे वो किसी भी जगह हो, किसी भी पब्लिक प्लेस हो, किसी भी जगह, अगर वो किसी काम को बोल दिए कि आप इस समय आना है, अगर नहीं आए तो उसके लिए सॉरी मांगते हैं। लेकिन हम ये सारी चीज़ें भूल गए हैं। वहाँ पब्लिक प्लेस में भी देखा जाता है, अगर रेस्टोरेंट में आपको बोला है कि 10 मिनट्स में आपका फूड रेडी हो जाएगा, अगर गलती से 10 से 20 मिनट्स भी हो गया, 12 मिनट्स भी हो गया, तो उसके लिए वो सॉरी मांगते हैं, एपोलॉजी मांगते हैं। ये कल्चर है, ये संस्कृति है उनमें। एक बार की बात है, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बातें, ट्रेन किसी वजह से 1 घंटे लेट हो गई थी, तो उन्होंने सॉरी मांगा था कि मैं ट्रेन लेट होने का कारण बताया उन्होंने, और उसके लिए सॉरी मांगा कि अगले टाइम इससे हम टाइम पे लाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उनमें वो क्षमता है, वो मांगने की क्षमता है, करने की क्षमता है। एक बार और भी एक न्यूज़ फेमस हुई थी, 1932 की बात है। वो एक ट्रेन अपने गांव सर्किल्स में उन्होंने स्टार्ट किया था, जापानीज़ के कुछ सिटी से कनेक्ट किया था एक गांव से, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे क्योंकि पैसेंजर्स थे नहीं, तो ज़्यादा चल नहीं पा रहे थे, तो उनको बंद करने की योजना की गई थी। लेकिन एक इंसिडेंट ने जापानीज़ लोगों को हिला के रख दिया। जब ट्रेन चल रही थी तो एक बच्ची स्कूल जाने के लिए बैग उठाई और ट्रेन में बैठी, लेकिन ट्रेन उस एक बच्ची के लिए चली थी और कितने सालों तक उसे चलाया गया, जब तक कि उसके स्कूल्स में, जब तक वो खुद से ना जाने लगी और करने लगी, उस एक बच्ची के लिए वो ट्रेन चल रही है। ऐसे रिस्पेक्ट और कहीं नहीं मिलता। यही जापानीज संस्कार है। हम एक बच्चे क्या, घर में अगर एक गाड़ी भी बुक कर लेते हैं ना, अगर गलती से 4 लोग अगर कह रहे थे नहीं जाएंगे और पैसा किराया ज़्यादा लग जाता है, तो हम कैंसिल कर देते हैं। ऐसी सारी चीज़ें, ऐसा क्लैरिटी है, ऐसा प्यार है, ऐसा समर्पण है, और इसीलिए जापानीज हमसे आगे हैं। उनकी ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमसे बहुत अलग करती है। उनकी सबसे बेहतरीन टेक्निक जो लगी है, जो स्ट्राइक, जो आए दिन भारत में देखने को मिलता है, हर जगह स्ट्राइक को चलता है और तोड़ फोड़ सब सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन जापानीज़ लोग भी स्ट्राइक करते हैं, लेकिन उनके स्ट्राइक करने का तरीका अलग है। वो स्ट्राइक करते हैं तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को इलाज नहीं करेंगे। स्ट्राइक करते हैं, लेकिन उस स्ट्राइक में लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन उसको कोई फीस नहीं लेते हैं। अगर फीस ही नहीं लेंगे, सब कुछ मुफ्त कर देते हैं, हम मुफ्त में करेंगे, तो सरकार को झुकना पड़ जाता है। एक बार की बात है, वहाँ पर उन्होंने बस स्ट्राइक्स हुआ था, तो बस स्ट्राइक्स में सारे बस बंद नहीं कर रहे हैं, सारे बस चल रहे हैं, ऑन टाइम पे सब कुछ चल रहा है, लेकिन जितने भी पैसेंजर जा रहे हैं उनको एक भी रुपया नहीं लग रहा है, कोई भी खर्च नहीं, आने जाने का कन्वीनियंस, कोई भी फीस नहीं। जाइए आराम से बस में घूमिए, जाइए अपना अपना काम करिए, अपनी ड्यूटी निभाइए, जो जो करना है, हम चार्ज नहीं लेंगे। गवर्नमेंट को उस स्ट्राइक के लिए झुकना पड़ा था, उनको उनके सम्मान में जो भी चीज़ें थी देना पड़ा। ऐसे भी स्ट्राइक्स होते हैं, एक क्लियरिटी होनी चाहिए। और हम जब स्ट्राइक करते हैं तो सिर्फ, अगर डॉक्टर स्ट्राइक करे तो हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, बैंक स्ट्राइक करे तो बैंक डिपार्टमेंट का काम बंद कर देते हैं, पब्लिक का नुकसान हो जाता है। सरकार से डिमांड है, नुकसान पब्लिक का हो रहा है, बस ट्रांसपोर्ट सीधी बंद कर दी जाती है, कुछ भी बाधित किए जाते हैं, तोड़ फोड़ जलाना सब कुछ करते हैं, इसलिए हम पीछे हो जाते हैं। और वही लोग हमसे आगे इसीलिए निकलते हैं कि वो सारे चीज़ें जानते हैं। उनकी और सबसे बड़ी बात है, इनेमुरी बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसको बोलते हैं झप्पी। झप्पी लेना माने नींद लेना। जब उनकी उन्नति बढ़ गई थी, जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरे थे, तो उनकी बहुत सारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। अब उन्हें लगा था कि अब मेहनत डबल करना पड़ेगा। अगर घर में हमारी स्थितियां खराब हो जाए, किसी की एक्सीडेंट हो जाए, हमारे काम करने वाले लोग नहीं रहे, तो हमें क्या चुप रह करके बैठना होगा क्या, कि काम करना होगा, हमें मेहनत करना होगा। और उन्होंने मेहनत दिन रात एक कर दिया, जिसके वजह से वो नींद चैन को सारे को त्याग दिए। तो कभी कभी ऐसे अंगड़ाई आ जाती थी, ओनिंग हो जाती थी, झुकनी आ जाती थी। वैसे जगह जब काम करते करते थक जाते थे तो एक दूसरे को झप्पी लेते थे, नहीं तो नींद लेते थे थोड़ी सी, आधे घंटे। ऑफिस में उनको आराम करने के लिए मौका दिया जाता था, आधे घंटे आराम करने के बाद फिर से चार्ज हो जाते थे, फिर से उसी अंदाज में काम करते थे। ऐसा पब्लिक प्लेस पे भी उन्होंने करते थे, ऐसे ऑफिस में भी वो चीज़ें व्यवस्था की गई थी। लेकिन हम अगर
काम कर रहे हैं, अगर झुकने लगे या लेट लगे, अगर बॉस देख लिया तो समझ जाइए कि क्या होगा, आपकी नौकरी खतरे में है। ऐसी स्थितियाँ आ जाती है, आपकी गालियों की बौछार सुनने को मिल जाती है, ऐसी सिस्टम हो गई है। इसलिए जापानीज़ हमसे आगे क्यों है, यह आपको तो समझ में आ ही रहा होगा कि किस तरह से आगे है। ऐसे कई सारे गुण हैं, उनमें से एक और गुण है क्लीनिंग। क्लीनिंग अगर कहा जाए, जो क्लीनिंग करते हैं हर जगह सफाई सुथरा का ध्यान रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है उनमें उनको शिक्षा दी जाती है टॉयलेट क्लीनिंग की। हर बच्चों को स्कूल्स में ये ट्रेनिंग्स दी जाती है कि टॉयलेट क्लीनिंग करो, हर दिन अपने बाथरूम की सफाई करो, अपने किचन की सफाई करो, जिससे आपका ऑरा अच्छा रहेगा, आपको बढ़ने में सहायता मिलेगा, आपका कल्चर संस्कृति अच्छा रहेगा और आप उन्नति करोगे, आप इक्वलिटी देखोगे। और यहाँ तक कि देखा गया है, कई सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, कई कंपनी के ऑनर खुद अपने टॉयलेट को क्लीन कर रहे हैं और वो वीडियोस बहुत वायरल हुआ था। यहाँ पर अगर कोई कंपनी का मालिक तो छोड़ दो, एक कंपनी का बॉस भी बन जाए ना, तो 2-4 क्लीनिंग करने वाले रख लेंगे लेकिन छुएंगे नहीं, ऐसी स्थितियाँ हैं। लेकिन जिस दिन अपने से क्लीन करने लगे तो उनका ये मानना है, कल्चर है, संस्कृति ये सिखाता है कि अगर वैसे जगह आप क्लीन कर रहे हैं तो आपके अंदर जो एक दयालुतापन आएगा, आपके अंदर जो काइंडनेस आएगा, लोगों के प्रति प्यार मोहब्बत आएगा। आप नफ़रत के भाव से नहीं देखेंगे, आप उसे प्यार के भाव से देखेंगे, आप इक्वलिटी की भावना से देखेंगे। और आज इस दुनिया में अगर वो भी इंसान है, चाहे वो किसी भी जगह क्यों ना पैदा हो, चाहे वो किसी भी घर में क्यों ना पैदा हो, अगर वो इंसान है तो वो इंसान है, तो वो हमसे कम नहीं है, क्योंकि उसके भी सारे ब्लड वैसे ही हैं, वो भी वैसे ही सांस लेते हैं, वैसे भी सारे दिनचर्या करते हैं। बस फ़र्क हम कर देते हैं कि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं और उसकी वजह से फ़र्क पैदा कर देते हैं। लेकिन वही चीज़, वो परंपरा, टॉयलेट क्लीनिंग की परंपरा से ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। और हम भारतीयों में भी कहा जाता है, जिस घर में किचन अगर साफ़ सुथरा ना हो और जिस घर में टॉयलेट साफ़ सुथरा ना हो, तो हम अपने बेटियों की शादी वहाँ नहीं करते हैं। इससे पता चल जाता है कि वहाँ के लोग कितने कामचोर हैं, कितने अनभिज्ञ हैं, कितने रूडली होंगे, कितने बैडली रहते होंगे, कितने क्रूएल होंगे। हम अपनी बेटी को अगर रिश्ते वहाँ करेंगे तो हमारी बेटी सेफ नहीं है। ये परंपरा है, लेकिन हम धूमिल हो गए हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, हम भूल जाते हैं। और इसी वजह से हमारे भारत में बेटियाँ जिस जगह शादी होती है वहाँ पर प्रॉब्लम, समस्या देखने को चली जाती है और देखने को मिलता है कई सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखें तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। बस हम ध्यान को रखना तो है, और क्या करना है, थोड़ी थोड़ी बदलाव, थोड़ी थोड़ी चेंजेस, यही सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है। और उसके ज़्यादा और भी महत्वपूर्ण बात है, अगर सफाई की बात करें तो उनमें एक और प्रचलन है। घर में जैसे ही एंट्री करते हैं तो जूते या चप्पल कुछ भी पहनते हैं तो घर से गेट के बाहर रखते हैं, या तो उनके साइड में व्यवस्था होती थी, वो रखने के रेलिंग्स बनी होती है, उस पर जूते और चप्पल निकालते हैं, किसी के घर में नहीं प्रवेश करते हैं ऐसे। क्योंकि पूरी दुनिया की गंदगी लेकर के आप आ रहे हैं और घर में किसी के साथ चले जा रहे हैं, ये कितनी नाइंसाफ़ी होती है, कितने गलीच कड़ी मकौड़े, कैसे रोड पे क्या क्या चीज़ें पड़े होते हैं और सब साथ में उनके घर में तक ले आते हैं। ये अपराध उन्हें लगता है, यह अपराध उन्हें लगता है। लेकिन आज हम भारतीय लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ किसी के घर में नहीं प्रवेश करते हैं, बेडरूम तक चले जाते हैं। और यह अत्याचार ही अत्याचार है, यह सिर्फ और सिर्फ अपना परवरिश की कमी है, हमें वो शिक्षा की कमी है, हमें वो संस्कृति की कमी है। अगर किसी के घर जाएं तो जूते चप्पल बाहर निकाल दें, जिससे हमें वो सम्मान मिलेगा और रिस्पेक्ट मिलेगा। और जो लोग आपको इस तरह से देखेंगे वो घर के लोग बहुत खुश महसूस करते हैं और आपको तारीफ़ की फूल बांध देते हैं। ऐसे करना चाहिए, हमें आदत जानना चाहिए। आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, किसी भी दुकान में चले जाएं, किसी के घर चले जाएं, दुकान तो और मंदिर होता है, हमें वहाँ पर भी जूते चप्पल निकाल करके प्रवेश करना चाहिए, जिससे हमें अच्छी आदत बना रहे और उस जगह का ऑरा बना रहे। क्योंकि घर और दुकान मंदिर होता है, उसे उतना ही रिस्पेक्ट दे। जब आप बाहर के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने आसपास लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, अपने घर मंदिर को करते ही करते हैं, दूसरे को भी घर मंदिर को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, तो आपकी लाइफ में रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ ऐसे ही ऑटोमेटिक्स बढ़ने लगेगा। और सबसे लास्ट नॉट द लिस्ट जो आदत है, जिसको कहते हैं हराचीबो इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, खाने के टेक्निक्स है। वो हमेशा ये बात को ध्यान रखते हैं कि दुनिया में अधिकतर जो बीमारियां होती है वो खाने से लेकर की होती है, कि हम कैसा खाना लेते हैं और कितना लेते हैं। कभी भी हम खाने लेते हैं
तो खाना में वो हैबिट उनके साथ है कि वो खाना जितना भूख है उससे 80% वो खाते हैं। हमेशा 20% खाना वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 20% हमारे कुछ और कार्य के लिए, वो कार्य करने के लिए उसमें कुछ और चीज़ें डालना होता है, वाटर सप्लाई होता है, जूस सप्लाई होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमेशा 100% फुल होकर के खाना नहीं खाते हैं, भरपेट नहीं खाते हैं, थोड़ी सी कम करके खाते हैं, जिससे कई सारी बीमारियों का निदान हो जाता है। कई सारी बीमारियां आपके अंदर प्रवेश नहीं करती, ये छू नहीं पाती हैं। ये टेक्निक बहुत ही कारगर है। स्पेशली आप न्यूट्रिशन कोच कंसल्टेंट से मिलते हैं तो आपको गाइड करता है। आप खाइए, दिन में 3 से 4 बार खाइए, लेकिन छोटे छोटे आहार लीजिए, कभी भी फुल पेट नहीं लीजिए और भर करके ठूस करके नहीं ले जाइए। लेकिन हम भारतीयों में यही कमी है, कहीं पर अगर लंगर लग जाए तो देख लीजिए इतना खा लेते हैं कि उन्हें पता नहीं कि हॉस्पिटल में जाना कब पड़ जाए। और ऐसी कई घटनाएं हमें देखने को मिलती है, किसी शादी में हो जाए या किसी ऐसे फंक्शन पार्टी में हो जाए, वो कभी घर से खा के नहीं चलते हैं और वहाँ पर इतना खा लेते हैं और उनके खाने के बाद उनकी हालात ऐसी ख़राब हो जाती है कि हॉस्पिटल तक जाना पड़ जाता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिले हैं और आप लोगों को भी पता होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, कौन सी जापानीज़ टेक्निक्स को हमें फॉलो करना चाहिए और हम भारतीयों में कौन सी जापानीज़ टेक्निक लाने की ज़रूरत है, कौन सी टेक्निक और भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि सिर्फ ये 7-8 टेक्निक्स गिना देने से और ये हैबिट गिना देने से हम सर्वांगीण विकास नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे हैबिट है जो जिसका लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन जो मेन हैबिट्स है एटलीस्ट इतना हम ध्यान में रखें तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे। और जापानीज़ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम भारतीय इस तरह से आगे बढ़ने लगे तो हर घर खुशहाल होगा, हर घर संपन्न होगा, हर घर प्रेम का प्रतीक होगा और हर की आयु लंबी होगी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ऐसे ही सीखते रहें, ऐसे ही अपने आप को मोटिवेट करें, ऐसे ही आपको इंस्पायर करें और हमारे साथ बने रहें। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करें और लोगों तक जितनी से हो सके शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक शेयर हमें मोटिवेट करता है कि ऐसे ऐसे वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। हमारे साथ इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।